औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग क्या है। अकाउंटिंग पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इस रिकॉर्डिंग के बाद इसकी समराइजेशन करते हैं और फिर इसी रिज़ल्ट को हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। अब इससे मुराद हम ये क्यों करते हैं, जब बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो एक साल के अंदर जो है ना वो अकर होते हैं। तो अब अगर लेट सपोज आप एक जगह एज अकाउंटेंट काम करते हो और मैनेजर आपको ये कहे कि मुझे कैश का बैलेंस चाहिए, तो आप हज़ारों की ट्रांजैक्शन के पीछे आप घूमेंगे और कैश जो है ना पहले इसको कैश की ट्रांजैक्शन को एकमुलेट करोगे और फिर मैनेजर को अमाउंट बताएंगे, तो ये कितना टाइम वेस्टिंग होगा। तो उसी ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो फिर हम उसकी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू देयर सिमिलर अकाउंट। ठीक है, कैश की ट्रांजैक्शन हम कैश में पुट करते हैं, सेल्स की ट्रांजैक्शन हम सेल्स में पुट करते हैं, तो आपको ड्यूरिंग द पीरियड आसानी होगी। ठीक है, फिर अकाउंट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो अकाउंट्स के बाद हम फिर इसको समराइज़ करते हैं। बहुत सारे अकाउंट्स को एक ही सिंगल पेज पे हम लाते हैं और एक ही पेज पे पूरा साल का जो है ना वो हम इसको कहते हैं ट्राई बैलेंस, और पूरा साल का डेटा हमारे पास वो जो है ना वो एक ही पेज पे नज़र आता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में हम ये करते हैं। ठीक है, अच्छा, बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग देखो नाम से ही जाहिर है, बुक मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट, कीपिंग मीन्स मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड, मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड इन प्रॉपर फॉर्म्स एंड ऑर्डर। ठीक है ना, कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्या करता है, वो इन प्रॉपर फॉर्म एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको क्या करते हैं, इसको कीप करते हैं, इसको रखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये था हमारे पास। अब हम बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में हमारे पास बेसिक क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, अगर हम बुक कीपिंग को देखें तो इसमें फर्स्ट नंबर डिफरेंसेस को देखें तो ये पेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बुक्स होते हैं वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अकाउंटिंग में हम इसकी समराइजेशन करते हैं, बार बार ये टर्मिनोलॉजी, ये थिंग्स रिपीट्स होती है कि इसको हम क्या करते हैं, पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को हम समराइज करते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड डिफरेंस को अगर हम देखें तो इस इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वही बात है कि इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है इसकी रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं, ये अकाउंटिंग पे बेस करता है। अकाउंटिंग में अगर हम देखें तो इट इज़ द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं। अगर आप देखें तो हर एक बिज़नेस की, हर एक कल्चर की अपनी एक टर्मिनोलॉजीज़ होती है। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट क्लास में फिर हम वो टर्मिनोलॉजीज़ भी पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ है जो अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। थर्ड नंबर को अगर हम देखें तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग। अच्छा, जो बंदा इस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है इसको कहते हैं बुक कीपर। ठीक है, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन अकाउंटिंग प्रोसेस की तो इसको कहते हैं अकाउंटेंट। नेक्स्ट डिफरेंस को अगर हम देखें तो बुक कीपर को इसको कोई स्किल्स या नॉलेज इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बुक कीपर की कोई, क्योंकि वो तो आम एक बाबू होता है, एक क्लर्क होता है जो वो रिकॉर्ड को सिंपली मेंटेन करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अकाउंटेंट के लिए प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर इसके पास अकाउंटेंसी का नॉलेज ना हो, अकाउंटेंसी का स्किल्स ना हो, तो वो किस तरीके से इसी रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंसेस को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बुक कीपिंग से नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ सिंपल हमारे पास बुक्स होते हैं और हम इसको मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम अकाउंटिंग में देखें तो यहाँ पे प्रॉपर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि पूरा साल हम इस पे काम करते हैं और लास्ट में हम इसका समरी बनाते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल जो है ना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें हम लास्ट में फिर बनाते हैं। अब
नेक्स्ट को अगर हम देखें तो बुक कीपिंग हमें कोई फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बताता, एक बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बताता। अगेन वही बात कि ये सिर्फ बुक्स है और क्लर्क वगैरह इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम अकाउंटिंग को देखें तो ये आपको एक बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। फाइनेंशियल कंडीशन से मुराद क्या है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बताता है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना है, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसको कहते हैं। दूसरा, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसका एसेट्स कितने थे पूरे पूरे साल में, इसके लाइबिलिटीज़ कर्जे उसने कितने लिए थे, ठीक है। इसके अलावा उसने अपना पॉकेट से कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। तो अकाउंटिंग से आपको एक फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन का बखूब जो है ना वो पता चल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट को अगर हम देखें तो बुक कीपिंग से आप मैनेजरियल डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे वो तो सिर्फ बुक्स की रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। यहाँ पे अकाउंटिंग के बेस पे आप मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं। मैनेजरियल डिसीजन से क्या, ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। उसी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे आप अपने पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किस कौन से क्रेडिटर से आप जो है ना अपना पैसा लेंगे, ठीक है, कौन से सप्लायर को आप उससे माल जो है ना वो मटेरियल आप इससे सप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आप मैनेजमेंट लेवल पे इम्पोर्टेंट डिसीजन अकाउंटिंग से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई भी ब्रांच नहीं है, बुक कीपिंग का कोई ब्रांच नहीं है, बस ये एक सिंपल सा रिकॉर्ड है जो आप मेंटेन करते हो, ठीक है। अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांचेस है जो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी कवर किया है। कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, इसके बाद अगर जो टॉपिक आता है इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब ये कि अकाउंटिंग के कौन से उसूल है, अकाउंटिंग के वो कौन से स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग के वो कौन से रूल्स है, अकाउंटिंग के वो कौन से रेगुलेशन है जिसके बेस पे अकाउंटिंग चलता हो। अगर आप देखें तो दुनिया में देखें तो हर एक चीज़ का, हर एक फील्ड का, हर एक चीज़ का, हर एक थिंग्स का एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है और वो उसी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके इसके बेस पे वो चलता है। तो इसी तरह अकाउंटिंग के भी कुछ पिलर्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ उसूल्स है, कुछ स्ट्रक्चर्स है। इसी बेस पे आपने क्या करना होगा, आपने चलना होगा, इसको आपने वायलेट नहीं करना होगा, इसको फॉलो करना होगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बिजनेस का रिकॉर्ड आप सेपरेट रखेंगे, इसके साथ ओनर का रिकॉर्ड को मिक्स नहीं करेंगे। लेट सपोज एक ओनर है और उसने बिजनेस से पैसा उठा के या इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी चीज़ परचेज़ किया या किसी भी जगह पे अपने पैसे स्पेंड किए, तो इसका रिकॉर्ड बिजनेस की रिकॉर्ड से वो क्या करेंगे, आप सेपरेट रखेंगे। द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये अकाउंटिंग का पहला एक पिलर है, इसको आपने क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। The second thing is going concern concept। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये कि बिजनेस एक बार जब स्टार्ट हो गया तो इसको आप लिक्विडेट नहीं करोगे, इसको आप बीच में स्किप नहीं करोगे, इसको आप ख़त्म नहीं करोगे, क्योंकि एक पूरा फाइनेंशियल पीरियड होता है जो कि 1 मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक चलता है, ठीक है ना। तो इसी के दौरान अगर आप इसमें ब्रेक लेके आते हो तो फिर आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता नहीं चलेगा कि आपका एसेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितना है, इक्विटी कितना है, आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपका पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने बिजनेस को क्या करना है, कंटिन्यूसली रन करना है। द थर्ड नंबर रेवेन्यू रिकग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जिस स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में आपका इनकम रिकॉर्ड हो जाए उसी पीरियड में आप इनकम को क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। और रेवेन्यू तभी हमें रियलाइज होता है जब आप अपने किसी भी गुड्स को आप सेल आउट करें ड्यूरिंग द ईयर और आपको इसके अगेंस्ट पैसे आ जाए, तो इसको कहते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन या रेवेन्यू रियलाइजेशन, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू आपको रियलाइज हो जाए उसको आप उसी तरीके से प्रॉपर इस स्पेसिफिक पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट,
ये सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है, पिलर है, स्ट्रक्चर्स है। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब ये है कि अकाउंटिंग ये इसका एक प्रिंसिपल ये भी है कि जो भी चीज़ आप लेते हो उसकी ओरिजिनल प्राइस को आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे। इसको बैलेंस शीट प्राइस भी कहते हैं, इसको ओरिजिनल प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग का ये प्रिंसिपल कि जो भी चीज़ आप परचेज करोगे उसकी ओरिजिनल प्राइस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, ये अकाउंटिंग का उसूल है। और अगर इसकी फिर आप चाहे 1 साल बाद 2 साल बाद इसकी वैल्यूएशन करोगे तब भी बैलेंस शीट की वही ओरिजिनल प्राइस पे इसकी वैल्यूएशन करोगे, ठीक है। इसकी मार्केट प्राइस को आप नहीं देखेंगे। लेट सपोज उसकी ओरिजिनल प्राइस उस टाइम पे 10,000 थी लेकिन मार्केट प्राइस आज 15,000 है, तो आप उसी 10,000 को ही आपने वैल्यूएशन में लाना होगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट नॉर्मली मैंने बता दिया कि ये 1 साल का दौरानिया होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड इसका एंड होता है 31 मार्च से। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हम इसको कलेक्ट करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की क्या पोजीशन है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारा क्या है, टैक्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस स्पेसिफिक पीरियड में हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि जिस स्पेसिफिक पीरियड में आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाए तो आप उस स्पेसिफिक पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो एक्सपेंसेस आप रेवेन्यू के साथ मैच करोगे कि इसमें कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, ठीक है ना। जितने आपने एक्सपेंसेस किया है, जितना रेवेन्यू एक ख़ास पीरियड में जनरेट हुआ है, इन दोनों की आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। पर्पस हमारा मकसद क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट इज टू अवॉइड मिसस्टेटिंग अर्निंग फॉर अ पीरियड। बेसिक पर्पस हमारा यही होता है कि अगर कोई एक्सपेंसेस रेवेन्यू में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो, कोई चीज़ मिस हुई हो तो उसी को हम क्या करें, साथ साथ कवर कर सकें, ठीक है। और लास्ट नंबर पे हमारा क्या है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बिजनेस में हमेशा 2 ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। पहले हमारे पास पहले इस तरह होता था कि एक ही ट्रांजैक्शन को भी हम रिकॉर्ड करते थे, लेकिन नहीं, अब जो भी ट्रांजैक्शन अगर होगा इसकी डुअल एक्सपेक्ट, इसकी डुअल ट्रांजैक्शन होगी। लेट सपोज मैंने कामरान को एक चीज़ सेल आउट किया, तो कामरान को मैंने सेल किया और कामरान से मुझे क्या होगी, पैसे रिसीव होंगे, ठीक है ना। तो अब एक साइड पे मैं सेल भी रिकॉर्ड करूंगा, दूसरे साइड पे मुझे पैसे आए हैं तो पैसों को भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो ये क्या हो गए, डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, डबल ट्रांजैक्शन हो गए एक ही इवेंट की, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, तो ये सारे हमारे पास थे स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक कल की क्लास में हमने एक छोटा सा पॉइंट स्किप किया था अकाउंटिंग सिस्टम में कि हमने मैनुअल कंप्यूटराइज की बात कही थी, लेकिन अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं, कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम। कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम कैश पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं कि मैंने आपको एक चीज़ दिया और आपने इसके अगेंस्ट मुझे पैसे दिए, इसको कहते हैं कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो मैं आपको कोई चीज़ आप पे सेल आउट करता हूँ और आप मुझे कहते हैं कि इसका पैसे मैं आपको 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद या 2 हफ्ते बाद मैं आपको दे दूँ, या कोई सर्विसेज में जो है ना वो प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन इसके अगेंस्ट आप कहते हो कि इसकी पेमेंट मैं फ्यूचर में करूँगा। तो ये कर्ज पे ट्रांजेक्शन हो गए, एक्रूअल कहते हैं कर्जे को, कर्ज बेस्ड ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग में हम इन दोनों ट्रांजेक्शन को देखेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम जो कैश पे ट्रांजेक्शन हो, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम जो एक्रूअल जो कर्ज बेस पे ट्रांजेक्शन हो। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास के लिए ये जो है ना वो कॉपी था। थैंक यू।